दीपक दुबे सुन पा रहे हैं? दीपक सुन पा रहे हैं? दीपक जरा बताइए, कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, कौन कौन सी चैट्स हैं रिया की, जिनके आधार पर एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया है और कोर्ट में उनको सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा? आप तो पहले दिन से इस केस को दिन रात फॉलो कर रहे हैं। कौन कौन सी चैट्स हैं रिया की, किस किस के साथ? जी आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण चैट है मार्च महीने का, जहां पर रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती से बड के बारे में, यानी कि जो मादक पदार्थ है बड के बारे में बात करती हुई पाई जा रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण चैट है और सबसे रीसेंट चैट है, जहां पर भाई बहन के बीच की बातचीत हो रही है और यहां पर बड को अरेंज करने की बातचीत की जा रही है भाई बहन के बीच। और शौविक को कहा जा रहा है बड अरेंज कीजिए। उसका बड शौविक कहता है कि जो 5 ग्राम हमारे पास है उसमें अरेंज करने के बाद उसमें कम से कम 20 सिगरेट बन जाएंगे, यानी कि बड का इस्तेमाल सिगरेट को रोल करने में किया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चैट है। और इसके साथ साथ रिया चक्रवर्ती ने इस बात को भी स्वीकारा है कि जो बासित नाम का जो ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुआ था वो शौविक के संपर्क में था और 5 बार रिया के घर पर गया हुआ था। तो ये जो लंबी नेक्सस है, जो लंबा चेन है ड्रग्स कार्टेल को लेकर, इसे तोड़ने की कोशिश लगातार एनसीबी कर रही थी और इसमें वो सक्सेसफुली रही है। वहीं गौरव आर्या के साथ साल 2017 का चैट, वहीं इसके साथ श्रुति मोदी व दीपेश सावंत, सैमुअल मिरिंडा के साथ ग्रुप चैट, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसमें ड्रग से जुड़ी हुई बातें ही की जाती थी, वो सारे चैट्स, ये सारे चैट्स को रिकवर किया गया है ईडी के द्वारा और सौंपा गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सीबीआई को। एनसीबी इस पूरे मामले की जांच एनडीपीएस एक्ट के तहत कर रही थी और यही वजह है कि जब इन्हें ग्रिल करने की कोशिश की गई, सबसे आखिरी में अब तक 10 गिरफ्तारियां हुई हैं। शौविक, सैमुअल मिरिंडा, दीपेश, इन 3 को छोड़कर जो 6 लोग थे वो ड्रग्स पैडलर हैं। वहीं रिया की अब गिरफ्तारी हुई है तो ये 10वीं गिरफ्तारी, बड़ी गिरफ्तारी। और सुशांत सिंह मामले को अगर देखें तो ये तीसरी। ओके दीपक, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। आपने बताया जो 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, जो कि 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें एक रिया चक्रवर्ती है, रिया के अलावा रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती है, उसके अलावा सैमुअल मिरांडा है जो कि सुशांत के घर का मैनेजर था। उसके अलावा जो ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी हुई उनके नाम भी जैद, बिलात्रा, बासित परिहार, कैजान इब्राहिम, अब्बास, ये ड्रग पेडलर्स हैं। इसके अलावा करण अरोड़ा और अनुज केशवानी, इनमें से कुछ की जमानत भी हो चुकी है। यह बताना यहां पर जरूरी है, ड्रग पेडलर्स में से कुछ की जमानत भी हो चुकी है। दीपक, मैं तो इसीलिए आपसे यह पूछ रहा हूं, अब जब रिमांड मांगी जाएगी, रिमांड हो सकता है मिल जाए रिया चक्रवर्ती की, हो सकता है उनको 2-3 दिन लॉकअप में सोना पड़े रात में, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि जमानत होने में रिया चक्रवर्ती की इस केस में जहां कोई ड्रग्स की रिकवरी उनके पास से नहीं हुई है, क्या रिया का ड्रग्स के धंधे में शामिल होने का कोई सबूत है? क्योंकि ड्रग्स खरीदना और कंज्यूम करना, खरीदना और लेना कम गंभीर अपराध माना जाता है, उसमें जमानत आराम से हो जाती है, लेकिन ड्रग्स की खरीद फरोख्त या ड्रग्स का धंधा, उसे आगे बेचना, वो ज्यादा गंभीर अपराध होता है। क्या रिया के खिलाफ ऐसा कोई सबूत है जिससे यह साबित होता हो कि वो ड्रग्स लेकर आगे बेचती थी, उसका धंधा करती थी? दीपक, जी आपको बता दें, एनसीबी के जो अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि इसमें इनकी संलिप्तता हो सकती है और उसकी जांच पूरी तरह से की गई है। ऐसे में आपको बता दें कि जो इनके द्वारा ड्रग्स का प्रोक्योरमेंट किया गया, ड्रग्स का कंजम्पशन किया गया, ये बातें सिद्ध हो चुकी हैं। ऐसे में जो सेक्शन की अगर बात की जाए, अगर इनकी गिरफ्तारी, जिस तरह से इनकी गिरफ्तारी हुई है, तो ऐसे में इन्हें कम से कम, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 4 से 5 दिन की कस्टडी मांगी जाएगी। कल सैमुअल मिरिंडा, दीपेश सावंत और शौविक चक्रवर्ती की कस्टडी खत्म हो रही है और जब जी ओके, इंद्रजीत आपके पास आ रहा हूं। इंद्रजीत, जरा बताइए किस तरह के सवाल पूछे गए थे रिया चक्रवर्ती से इन 3 दिनों में? 6 घंटे, 8 घंटे, एक बार फिर से आज लंबी पूछताछ, और क्या रिया ने इस जांच में, एनसीबी की जांच में सहयोग किया था, या एनसीबी ये कह रहा है कि गोलमोल जवाब दिए इसीलिए गिरफ्तारी हुई है?
या बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही थी एनसीबी की, और एनसीबी इसीलिए टाइम ज्यादा ले रही थी क्योंकि इस मामले में टोटल 10 लोग गिरफ्तार हो चुके अगर रिया को लेकर देखें तो। लेकिन जो 2 ड्रग पेडलर थे जिनके पास से रिकवरी हुई थी 59 ग्राम की, दोनों की जमानत हो चुकी है, करण हो या अब्बास हो। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी मुश्किल एनसीबी की यही थी कि किस तरह से उनके खिलाफ सबूत जुटाया जाए। लेकिन जब आज आमने सामने की पूछताछ हुई उसमें रिया टूट गई क्योंकि दोनों के जवाब मिलाए जाते थे। पहले जो जवाब लिए गए थे जैसे सोविक का या मिरांडा का या सावंत का जो पहले बयान लिया गया था, इसके बाद आमने सामने बुलाकर पूछा गया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। तो कहीं न कहीं एनसीबी ने इसीलिए इस मामले में वक्त लिया कि ठोस सबूत जुटाया जा सके, और अब एनसीबी ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और यही तर्क एनसीबी रखेगी। और ज्यादातर सवाल ड्रग्स आगे देने से सिलसिले में पूछा गया, हालांकि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं मिल रहा है एनसीबी को, ये एक बड़ी दिक्कत आ रही है कि पैसे का ट्रांजैक्शन। लेकिन कम से कम रिया का एक झूठ पकड़ा गया है। इंद्रजीत एक सेकेंड, संकेत क्या रिया का यह झूठ नहीं पकड़ा गया है? हाल में उसने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा था मैंने कभी ड्रग्स नहीं ली। उसने इंटरव्यू में साफ साफ कहा था मैंने कभी ड्रग्स नहीं ली। और अब अगर उसने एनसीबी के सामने मान लिया है कि हां मैंने ड्रग्स ली और ड्रग्स खरीदी, तो इसका मतलब उसने अपना झूठ कबूल कर लिया। संकेत देखिए मानक, मैं आपको बताऊं कि एनसीबी ने जब इस पूरे मामले की जांच की थी, शुरू की थी, तो उसके बाद रिया चक्रवर्ती जब तक सुशांत के साथ थी तब तक ही नहीं बल्कि उसके पहले जब वो सुशांत के संपर्क में आई थी उसके पहले से ही किन किन लोगों के संपर्क में थी ये जांच की जा रही थी। आपको बताऊं कि एनसीबी के पास ऐसे पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की जिंदगी में आने के पहले से ड्रग पेडलर्स के साथ संपर्क में थी। एनसीबी के पास कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं जो ये साबित करते हैं कि रिया चक्रवर्ती साल 2017 में गौरव आर्या, जिसको कथित ड्रग सप्लायर बताया जा रहा है, जिससे ईडी ने भी पूछताछ की थी, उससे वो लगातार संपर्क में थी। इसके अलावा वासित परिहार जो कि ड्रग पेडलर है और मुंबई के बांद्रा इलाके में ड्रग सप्लाई करता था, उसने भी रिया चक्रवर्ती से बातचीत की थी। साथ ही साथ शौविक से सीधे तौर पर संपर्क में था और सूत्रों से तो जानकारी यहां तक मिल रही है कि वो रिया चक्रवर्ती के घर पर 5 बार जा चुका था। यानी कि एनसीबी के पास पुख्ता सबूत है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जब पूछताछ हो रही थी उस वक्त वो सीधे तौर पर मना कर रही थी कि वो किसी ड्रग पेडलर को नहीं जानती, किसी भी तरीके का वो ड्रग्स कंज्यूम नहीं करती। लेकिन ये झूठ अब पकड़ा गया है और वो एनसीबी के सामने आज टूट गई और इसी के चलते आज उनकी गिरफ्तारी की गई है। ओके, ऑलराइट, एक सेकंड अपने दर्शकों को जरा बता दें, एनसीबी के दफ्तर का ये वही मेन गेट है जहां से रिया चक्रवर्ती आपको थोड़ी देर में निकलती हुई दिखाई देंगी और यहीं से उनको ले जाया जाएगा साइन हॉस्पिटल, जहां पर उनका मेडिकल किया जाएगा। और वहां कुछ हलचल भी दिखाई दे रही है। बस अब थोड़ी ही देर में आप देखेंगे रिया चक्रवर्ती आने वाली हैं और ये रिया ही है। ये देखिए ब्लैक कलर का हुड पहने हुए रिया चक्रवर्ती को देखिए कितनी तेजी से मीडिया को दूर रखते हुए एक गाड़ी में बैठाकर मेडिकल के लिए साइन हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। देख रहे हैं आप एनसीबी के अधिकारी कितनी तेजी से एनसीबी के दफ्तर से निकले, आसपास का जायजा लिया और ये सीधे गाड़ी में बैठाकर साइन हॉस्पिटल की तरफ। दीपक दुबे आपके पास आ रहा हूं। दीपक, आप देख पा रहे हैं क्या रिया को? ये रिया चक्रवर्ती कार में बैठ चुकी है। ये रिया चक्रवर्ती अब आई। जो दस्ता है वो इन्हें लेकर निकलने वाला है। हम रिया को यहाँ से दीपक एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। रिया चक्रवर्ती की तस्वीर इस समय हमारी टीवी स्क्रीन पर है। उससे ये अभी रिया ब्लैक कलर का शायद सूट पहना है और अब आकर एनसीबी की गाड़ी में बैठी है। और आप देख रहे हैं कैसा इंतजाम किया है पुलिस ने और एनसीबी ने, मीडिया को दूर रखा है। और ये आपको बता दें गिरफ्तारी के बाद रिया को साइन हॉस्पिटल मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। और सुबह आपने देखा होगा जब रिया एनसीबी के दफ्तर आज की पूछताछ के लिए पहुंची थी तब फिर भी शायद थोड़ी चुस्त दिखाई दे रही थी। फिलहाल थोड़ी निराश लग रही है क्योंकि शायद उन्हें अब बता दिया गया है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपक आपके पास आ रहा हूं। दीपक आप देख पा रहे हैं?
जी, रिया चक्रवर्ती को बस अब यहाँ से लेकर निकलने वाली है एनसीबी की टीम, और जो पुलिस का दस्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की जो महिला पुलिस कांस्टेबल हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। एक लंबा काफिला होगा। ये आपको बता दें, 1 घंटे पहले ही पुलिस को सूचना दी गई थी कि यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। उसके बाद पुलिस की जो टीम थी वो यहाँ पर पहुंच गई, और अब इन्हें बस लेकर कुछ ही मिनटों में यहाँ से लेकर जाया जाएगा। रिया चक्रवर्ती को गाड़ी में बैठाया जा चुका है और यहाँ से लेकर साइन अस्पताल जाया जाएगा, जहां पर उनका मेडिकल कराया जाएगा। हम यहाँ से लेकर रिया चक्रवर्ती। दीपक एक सेकंड, दीपक आप नजर बनाए रखिएगा, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, आपकी टीवी स्क्रीन पर, न्यूज 24 की स्क्रीन पर आप इस समय जो गाड़ी देख रहे हैं उसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती बैठी हुई हैं। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है एनडीपीएस एक्ट में, यानी कि ड्रग्स के मामले में, ड्रग्स खरीदने, ड्रग्स कंज्यूम करने के मामले में, खरीद फरोख्त के मामले में। और बताया यह जा रहा है कि एनसीबी ने उनकी गिरफ्तारी एनडीपीएस एक्ट 1985 सेक्शन 20, सेक्शन 22, सेक्शन 27 और सेक्शन 29 में की है। फिर देखिए, ये रिया चक्रवर्ती हैं, मास्क पहने हुए हैं, ब्लैक कलर का सूट है, और एनसीबी के अधिकारी उन्हें लेकर अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। और मुंबई पुलिस की टीमें वहां पर आप देख रहे हैं, महिला पुलिस भी वहां पर है, और यहां से एनसीबी के दफ्तर से उनको साइन हॉस्पिटल के लिए ले जाया जा रहा है। ये वो तस्वीर है, क्योंकि उनका मेडिकल करना है। कहा यह जा रहा है कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनडीपीएस की विशेष अदालत में उनकी पेशी होगी, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनकी रिमांड की मांग करेगा। 3 से 5 दिन की रिमांड मांग सकता है एनसीबी, और रिया के वकील की तरफ से दलील यही दी जाएगी क्योंकि जांच में सहयोग कर रही है रिया, इसलिए रिमांड की कोई जरूरत नहीं है। जब भी वो एनसीबी चाहे वो पूछताछ के लिए हाजिर हो जाएंगी। अब देखना यह है रिमांड मिलती है नहीं मिलती है। लेकिन जैसा लगातार हम आपको न्यूज 24 पर बता रहे हैं, यहां रिया को जमानत मिलेगी या नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि संजय चड्ढा मेरे साथ हैं, वेद भूषण मेरे साथ हैं। संजय चड्ढा जाने माने वकील हैं, वेद भूषण जी दिल्ली पुलिस से एसीपी के तौर पर रिटायर्ड हैं। दोनों का यह कहना है रिकवरी ना हो तो और मुश्किल हो जाता है एनसीबी के लिए यह केस। संजय, जमानत मिलना और रिमांड मिलना कितना मुश्किल होगा? देखिए, एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले 3 दिन से वो निश्चित तौर पे रिया जो है वो पूरा कोऑपरेट कर रही थी, रिकवरी नहीं हुई। लेकिन एक बात जरूर है कि पुलिस रिमांड अगर चाहे, पुलिस कहे कि ऐसे ऐसे कुछ एक तथ्य हैं कि इन जगहों पे रिया को लेके जाना है, इन्हीं लोगों के साथ उनको इनकाउंटर कराना, उनके सामने बिठा के पूछताछ करनी है, कुछ रिकवरी के भी चांसेस हैं इनके घर की, तो निश्चित तौर पे 2 दिन की, 4 दिन की कुछ रिमांड मिल भी सकती है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पुलिस को भी अपने पूरा जोर लगाना पड़ेगा, पूरी शिद्दत के साथ ये बताना पड़ेगा कि क्या उनके पास कारण है, किस वजह से वो उनकी पुलिस रिमांड चाह रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है जिसको जो जज है वो वे करेंगे, वो देखेंगे कि क्या इसकी महत्ता है या ये बेकार। ओके, नहीं संजय, मैंने तो ये सवाल इसलिए भी किया क्योंकि इस मामले से जुड़े हुए ड्रग पेडलर्स तक को जमानत मिल गई है, जिनके पास से शायद 59 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, वो उन तक को जमानत मिल गई है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती, जिनके पास से कोई पोजेशन नहीं था, कोई रिकवरी नहीं हुई, रिया के लिए जमानत कितनी मुश्किल होगी या कितनी आसान होगी, यह सवाल था। फिलहाल आपको विनोद जगदाले के पास ले चलता हूं। साइन हॉस्पिटल के बाहर विनोद मौजूद हैं। साइन हॉस्पिटल में ही रिया का मेडिकल होना है। विनोद, क्या तैयारी है वहां पर? देखिए, मुंबई के सायल अस्पताल के बाहर हम मौजूद हैं और आखिरकार 3 दिन की इंट्रोगेशन के बाद रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी है और उसको इसी लोकमान्य तिलक महानगर पालिका हॉस्पिटल में लाया जाएगा। इसे मुंबई का सायल अस्पताल कहा जाता है। देखिए, गेट के बाहर जो पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बीएमसी के ये गार्ड है, ये गार्ड की यहाँ पर तैनात कर दी गई है। पुलिस के जवान भी अंदर तैनात है और इसी गेट से अंदर मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा रिया चक्रवर्ती को। उसकी कोविड टेस्ट की जाएगी। इसके अलावा जो जरूरी दूसरी टेस्ट होते हैं वो भी आज ही होंगे और यहाँ कुछ ही देर में यानी जो एनसीबी ऑफिस से यहाँ का जो फासला है वो महज 12.5 किलोमीटर का है और 25 मिनट में यह फासला तय हो सकता है और यहाँ पर कुछ ही देर में रिया को लाया जाएगा और उसकी मेडिकल टेस्ट होने वाली पूरी तैयारी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जी ओके, दीपक दुबे के पास आपको ले चल रहा हूं। दीपक, क्या एनसीबी के दफ्तर से साइन हॉस्पिटल का सफर शुरू हो गया है? दीपक जी, सफर शुरू हो चुका है और रिया चक्रवर्ती को इस वक्त
लेकर पुलिस स्क्वाड के साथ यहाँ से जाया जा रहा है एसपी स्टेशन। लेकर पुलिस स्क्वाड के साथ यहां से जाया जा रहा है सीएसटी स्टेशन के सामने तक। इस वक्त रिया की जो गाड़ी है वो पहुंची हुई है। एनसीबी के अधिकारी और पुलिस का प्रोटेक्शन इस वक्त यहां पर मौजूद है और इस वक्त हम सिग्नल पर खड़े हैं और सामने रिया चक्रवर्ती की वो कार है। हालांकि अब ये रिया चक्रवर्ती की कार नहीं है, ये सरकारी कार है, एनसीबी की कार है। रिया चक्रवर्ती आई थी अपनी 30 लाख की जीप में, लेकिन अब जा रही है, हिरासत में ली जा चुकी है, गिरफ्तार की जा चुकी है। अब इनका मेडिकल कराया जाना है, इसलिए अब ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में है। तो ओमनी कार में इनको लेकर यहां से जाया जा रहा है साइन अस्पताल, जहां पर इनका मेडिकल कराया जाएगा, कोविड का टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद इनकी पेशी की जाएगी। आपको बता दें, जब कल और परसों जब रिया चक्रवर्ती को शौविक के सामने भी पेश किया गया था, उनके सामने उनकी मुलाकात कराई गई थी, तो रिया चक्रवर्ती अपने भाई को देखकर रोने लगी थी, काफी भावुक हो गई थी। हालांकि उस वक्त एनसीबी के अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया था कि हो सकता है कि ये रिया का नया पैतरा हो, लेकिन भाई बहन का जी। दीपक ओके, आपके पास लौट रहा हूं। वेदभूषण जी सुन पा रहे हैं? जी मालिक जी। वेदभूषण जी जरा मुझे बताइए, रिमांड अगर मिल भी जाती है, मैं बार बार इसीलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि आप भी कह रहे हैं 97% ऐसे मामलों में आराम से एक्विटल हो जाता है, आरोपी बरी हो जाता है, क्योंकि इसमें अगर छोटी क्वांटिटी का केस होता है तो। दूसरे यहां तो कोई रिकवरी ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है वेदभूषण जी, अगर मान लीजिए 2 से 4 दिन की रिमांड मिल भी गई, रिया चक्रवर्ती को इस मामले में जमानत मिलना कितना मुश्किल होगा? मानक जी, पहली बात तो हम रास्ता भटक गए। हम सुशांत सिंह के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन या सुसाइड की लेके निकले थे, ड्रग पेडलिंग में जाके हम लोग फंस चुके हैं। जो एंड यूजर की डेथ हो चुकी है, सुशांत सिंह की डेथ हो चुकी है, जो कह सकता था कि मुझे ड्रग्स दी जाती थी, रिया चक्रवर्ती लाती थी या कोई ड्रग पेडलर लाता था। हिंदुस्तान के अंदर जो कानून है, ड्रग पेडलर उसको कह सकते हैं जिसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। जितने भी ड्रग्स पेडलर आपके टेलीविजन पर, तमाम मीडिया पर बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रीवियस कन्विक्शन, प्रीवियस उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो ऑल आर नोवाइस, फर्स्ट टाइमर है, इंक्लूडिंग रिया चक्रवर्ती फर्स्ट टाइमर है। उनके खिलाफ प्रीवियस कोई मुकदमा, उनका प्रीवियस कंडक्ट ऐसा कुछ नहीं है। मोरओवर, जैसा चड्डा साहब ने कहा, कोई रिकवरी नहीं है इस केस के अंदर। केवल एनसीबी के पास एक ही रास्ता है कि वो कोई डिस्क्लोजर में ये बात लिखे कि उनको फला जगह पर लेकर जाना है, फला आदमी से कन्फ्रंट कराना है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जानी है। परंतु वो जो मर्डर केस था जिसको आप बोल रहे थे, वो डाइल्यूट हो गया है। बिल्कुल दोबारा बता रहा हूँ, जिस केस को पास कर रहे थे सुशांत और मर्डर केस की सुसाइड थी, वो इस केस वेदभूषण एक सेकंड रुकिएगा। वेदभूषण बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, जाहिर है। जरा बताइए मुझे, संकेत पाठक, संकेत सुन पा रहे हैं? संकेत बताइए, सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है? क्योंकि ये सारी की सारी जांच, ये पूरा अभियान शुरू ही हुआ था इसीलिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या नहीं हत्या बताया गया था और उसका आरोप लगा था रिया चक्रवर्ती पर। लेकिन अब आखिरकार ईडी और सीबीआई की जांच के अलग यहां एनसीबी की गिरफ्त में आ गई है रिया चक्रवर्ती। ईडी और सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है, जो ये जांच कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या थी या हत्या? संकेत। देखिए मानक, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से एक्शन में एनसीबी है, कुछ उसी तरीके से तेजी से जांच सीबीआई भी कर रही है। आपको बताऊं कि सीबीआई लगातार जो इस केस से जुड़े लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है। 3 बार सुशांत के घर पर जाकर सीबीआई की टीम ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया था और वहां पर सारे तथ्य जानने की कोशिश की थी। इसके अलावा सुशांत की जो बहन है मीतू सिंह, उनसे लगातार 2 दिन पूछताछ की गई थी। तमाम जो लोग हैं उनसे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि एम्स की 3 डॉक्टरों की टीम भी एक मुंबई पहुंची थी, जिनको शक है कि जो सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं धांधली की गई है। कई ऐसे पहलू थे जो शक पैदा कर रहे थे, यानी कि सुशांत के गले में जो रस्सी का निशान बना हुआ था वो शक पैदा कर रहा था। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के वक्त का जिक्र नहीं था, ये भी एक सवाल खड़े हो रहे थे। बिसरा रिपोर्ट को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। उन सभी चीज़ों की जांच जो एम्स के 3 डॉक्टर हैं वो कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि 8 से 10 दिनों में जो बिसरा रिपोर्ट है उसको एम्स की जो टीम है वो एनालाइज कर लेगी और अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सबमिट करेगी। ऐसे में लगातार सीबीआई भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या हो सकती है, और अब सीबीआई इसी एंगल से जांच कर रही है। इसके अलावा ईडी भी
लगातार मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। गौरव आर्या से पूछताछ की गई थी, इसके अलावा शोभिक और तमाम अन्य लोगों से भी रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ की गई थी। तो कुल मिलाकर एनसीबी एक्शन में है, पहले गिरफ्तारी की है, लेकिन सीबीआई और ईडी भी लगातार इस मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब अपने दर्शकों को जरा एक बार दिखा देते हैं कि आखिर एनसीबी ने अब तक ड्रग्स के मामले में किन किन लोगों को गिरफ्तार किया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी अब से थोड़ी देर पहले हुई है। इसके अलावा जो लोग गिरफ्तार हुए हैं ड्रग्स के लेन देन के मामले में, कंज्यूम करने के मामले में और ड्रग्स अपने पास रखने के मामले में, आगे बेचने के मामले में, सप्लाई करने के मामले में, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रिया के साथ, रिया से पहले उसका भाई शोभिक चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुका है, सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार हो चुका है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के घर का मैनेजर था, दीपेश सावंत जो कि उसके घर का स्टाफ था। इसके अलावा आपकी टीवी स्क्रीन पर है जैद बिलात्रा जो कि एक ड्रग्स पेडलर है। इसके अलावा बासित परिहार वो भी ड्रग्स पेडलर है, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और अनुज केशवानी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा करण अरोड़ा की गिरफ्तारी भी हुई है जिसके पास से कुछ 13 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। अब कैजान इब्राहिम ये भी एक ड्रग्स पेडलर है और अब्बास, इन सब लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। यानी अब तक कुल मिलाकर 9 से 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं ड्रग्स से जुड़े हुए मामले में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच अब देखिए यहां तक आ गई है कि ड्रग्स के लेन देन पर 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आज रिया चक्रवर्ती भी गिरफ्तार हो गई हैं। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर रिया के वकील कह रहे हैं 3 जांच एजेंसियां एक महिला को परेशान कर रही हैं, जबकि रिया की गिरफ्तारी पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन कह रही है भगवान हमारे साथ है। बिहार के डीजीपी कह रहे हैं कि मैं इससे खुश नहीं हूं, मुझे सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच चाहिए। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर जरा यह भी दिखा दें कि एनडीपीएस एक्ट आखिर होता क्या है, कितना गंभीर है। जो गिरफ्तारी रिया की हुई है और बाकी लोगों की हुई है वो कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है ड्रग्स के इस केस में। ये नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 है जिसे शॉर्ट में एनडीपीएस एक्ट बोलते हैं। इसकी धारा 20, 22, 27 और 29 के तहत रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है। अब धारा 27A इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है, काफी गंभीर धारा है ये। धारा 20 इसमें 10 साल की सजा हो सकती है, 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। धारा 22 1 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना। धारा 27 1 साल की सजा 20,000 का जुर्माना और धारा 27A 10 साल की सजा इसमें हो सकती है और 1 लाख का जुर्माना। तो ये 3-4 धाराएं हैं। हाँ, वेदभूषण कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए वेदभूषण जी, बोलिए जी। जो एनडीपीएस एक्ट है इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये एक ऐसा एक्ट है हिंदुस्तान के अंदर जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर है, उसको साबित करना पड़ता है ये ड्रग्स उससे रिकवरी नहीं हुई है और वो उससे कनेक्टेड नहीं है। बाकी सारे केसेस के अंदर जितने भी हिंदुस्तान में एक्ट है, प्रोविजन है, उसमें प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है प्रूव करना कि ये ऑफेंस इसने एक्यूज ने किया है। ये अकेला एक ऐसा एक्ट है जिसमें प्रूव करना पड़ता है कि ये मेरे पोजेशन से रिकवर नहीं हुआ और मेरी लायबिलिटी नहीं है। ये इस एक्ट की खास विशेषता है। ओके, लेकिन ये भी बता दीजिए वेदभूषण जी, जब कहीं ड्रग्स की कोई रिकवरी रिया के पास से नहीं हुई है तो क्या ये केस मजबूत है या कमजोर है? बहुत ज्यादा कमजोर है क्योंकि एंड यूजर की डेथ हो चुकी है। जितने भी बीच के कनेक्शन से कोई रिकवरी नहीं है। मुझे बड़ी हंसी आती है, मैंने इन्वेस्टिगेशन किए हुए, मैं आपको एफआईआर दूंगा, सैकड़ों एफआईआर जो मैंने खुद किए। 13 ग्राम और 57 ग्राम की टोटल रिकवरी है। दिल्ली के अंदर यदि आप सड़क पे चले जाए, मैं आपको यही बैठ के जगह बताऊंगा, 100 ग्राम आदमी लेकर गांजा गांव के अंदर घूम रहे होते हैं। ये बड़ी हंसी की चीज है। इतना बड़ा डिपार्टमेंट लगा हुआ एनसीबी, पूरा हिंदुस्तान की निगाह है और रिकवरी मात्र 57 ग्राम और 13 ग्राम जैसा आप बता रहे हैं। ये अपने आप में बड़े हास्यास्पद एक स्थिति बन गई है कि ये एनसीबी डिपार्टमेंट क्या कर पाया, क्यों नहीं पकड़ पाया इतने बड़े बड़े। कल 48 करोड़ रुपए की ड्रग्स दिल्ली में पकड़ी गई है। बेंगलुरु के अंदर एक हीरोइन पकड़ी गई है, द्विवेदी। ओबराय जी के
सलीम लो अरेस्ट किए गए। ओके, एक सेकंड है। ओके वेदभूषण जी, एक सेकंड रुकिएगा। वेदभूषण है, दिल्ली पुलिस से एसीपी के तौर पर रिटायर्ड हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं, पुलिस के मामलों के अच्छे जानकार हैं। वो कह रहे हैं कि ये रिया के खिलाफ एनसीबी का ये केस बहुत ही कमजोर है क्योंकि इसमें कोई रिकवरी नहीं है। मेरे साथ धनराज बंजारी जुड़ गए हैं। धनराज जी सुन पा रहे हैं? मुंबई पुलिस से रिटायर्ड हैं, मुंबई पुलिस में एसीपी के तौर पर आप रिटायर हुए थे। धनराज जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ धनराज जी, क्या आप सहमत हैं वेदभूषण जी से? क्या एनसीबी का यह केस रिया के खिलाफ कमजोर है क्योंकि इसमें कहीं ड्रग्स की कोई रिकवरी रिया से नहीं हुई है? नहीं, मैं इस बात से उनसे सहमत नहीं हूं क्योंकि एनडीपीएस एक्ट का जो सेक्शन 66 है, ये सेक्शन पूरी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 25 के विपरीत है, अलग है। सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट पुलिस के सामने दी हुई कोई जबानी को एविडेंस के तौर पे सही नहीं मानता, सबूत नहीं मानता, जबकि एनडीपीएस का सेक्शन 66 ये कोई डॉक्यूमेंट या किसी विटनेस की जबानी को एविडेंस के तौर पर सीधे सीधे प्रिजम्पशन के तहत कोर्ट में एविडेंस माना जाता है। इसके अंदर ये एक मेन वजह है कि आज रिया की अरेस्ट हुई। दूसरी रिया की अरेस्ट होने की वजह जो है रिया का कॉन्डक्ट, रिया के जो व्हाट्सएप मिले हैं, रिया के जो डिजिटल टेक्नोलॉजिकल एविडेंस है तो उसके डिवाइसेस से मिले हैं, वो डिवाइसेस से मिले हुए एविडेंस, रिया ने बोला कि मेरा ड्रग से कोई संबंध नहीं है, यानी वो शी वाज ट्राइंग टू एस्केप हरसेल्फ। ये जो कॉन्डक्ट है, सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट एंड प्रीवियस कॉन्डक्ट, ये दोनों कॉन्डक्ट को अगर कोई पीस ऑफ डॉक्यूमेंट जोड़ता है तो मेरे ख्याल से बीइंग अ कॉप एंड नाउ बीइंग अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, ये एक साझा सबूत कोर्ट के अंदर निष्पन्न हो सकती है। इसके अंदर हो सकता है रिया की कस्टडी भी पुलिस को इंक्वायरी के लिए मिले और केस अगर पुख्ता बनता है तो रिया के अगेंस्ट पुख्ता चार्जशीट कोर्ट के अंदर दाखिल की जा सकती है। धनराज जी, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जिन इसी केस में जिन ड्रग्स पेडलर के पास से ड्रग्स मिले हैं उन तक की जमानत हो चुकी है, ऐसे में रिया को जमानत मिलना कितना मुश्किल होगा? ये बात हम कह नहीं सकते कि रिया को जमानत नहीं मिलेगी। अगर प्रोसिक्यूशन अपनी दलीलों के तरीके से अगर कोर्ट में ये बात रखता है कि प्रिया की आगे की इंक्वायरी, उसका इंटरोगेशन जरूरी है फॉर डिस्कवरी ऑफ फर्दर फैक्ट्स इन द केस, अगर कोर्ट इसके ऊपर सहमत हो जाती है और प्रोसिक्यूशन सही तरीके से दलीलें दे सकता है तो मेरा मानना है उसको कस्टडी कस्टडी मिल जाएगी। सर नहीं, यहां तो सब सहमत हैं, कानून के जानकार बैठे हैं, वकील हैं, वेदभूषण भी हैं, वो कह रहे हैं कस्टडी फिर भी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जमानत मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए रिया को क्योंकि इसमें कोई रिकवरी नहीं है और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस या फिर बाकी लोगों की गवाही के आधार पर बहुत कमजोर केस बनता है ये। धनराज जी, नहीं, वैसे जो हमारे कानून विशेषज्ञ कह रहे हैं वो बात भी सही है कि इसके केस के जो बनने के आसार है, जो एविडेंस है वो तो सेकेंडरी टर्टियरी इस तरीके से एविडेंस है। डायरेक्ट तौर पे अगर उसके पास कोई पोजीशन नहीं है तो ठीक है, केस तो वीक है, मगर इसमें फर्दर डिस्कवरी के लिए कस्टडी मिल सकती है। ओके, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं धनराज जी, आपको याद होगा शुरू में मुंबई पुलिस ने कई हफ्तों तक इस केस की जांच की थी। आज लोग ये पूछ रहे हैं मुंबई पुलिस ने ड्रग्स का ये रैकेट क्यों नहीं तोड़ा? मुंबई पुलिस ने इन 10-12 लोगों को ड्रग्स के केस में गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं पूरी इस केस को सुलझा पाई, यहां इस तह तक पहुंच पाई मुंबई पुलिस? क्यों एनसीबी को आकर यहां तक इस केस को खोलना पड़ा? ये सारे तरफ से मुंबई पुलिस के ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने ड्रग की इंक्वायरी क्यों नहीं की, इसका सीधा आंसर एक है कि मुंबई पुलिस जो तहकीकात कर रही थी वो 174 सीआरपीसी इंक्वेस्ट था, 154 इन्वेस्टिगेशन नहीं था। नंबर 1। अरे सर, तो एफआईआर क्यों नहीं की? मुंबई पुलिस एफआईआर क्यों नहीं की? लेट मी कम काइंडली लेट मी कम। मुंबई पुलिस जो तहकीकात कर रही थी, सबसे पहला मुद्दा था कि ये खुदकुशी है या नहीं है। अगर खुदकुशी नहीं है तो मौत के क्या शक भरे आसार नजर आते हैं, उसकी तहकीकात मुंबई पुलिस कर रही थी। अगर मुंबई पुलिस ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया अगर बात करते हैं तो सीबीआई को 3 हफ्ते हो गए
सीबीआई एक भी गैर नतीजा मुंबई पुलिस के अलावा निकाल नहीं पाई है। इसके लिए मुंबई पुलिस ने सिर्फ ड्रग में क्यों नहीं किया, ये बात कहना उतनी जायज नहीं है। ओके। फिर भी एक मुंबई पुलिस का ऑफिसर बोल के मैं कहता हूँ, ओके, कहता हूँ, लेट मी कंप्लीट माई सेंटेंस। अगर इसके अंदर जानबूझ के विद मैलाफाइड इंटेंशन किसी मुंबई के तहकीकाती अफसर ने गलती की होगी तो वो भी कानूनन उतना ही कसूरवार माना जाएगा। ओके, ऑल राइट। संकेत, आपके पास आ रहा हूं। संकेत, हमारी टीवी स्क्रीन पर इस समय विनोद जगदाले को भी हम दिखा रहे हैं। विनोद सायन हॉस्पिटल में हैं, जहां थोड़ी ही देर में रिया चक्रवर्ती पहुंच जाएंगी। एनसीबी की टीम उनको लेकर वहां पहुंचेगी मेडिकल के लिए। उसके बाद वापस एनसीबी के दफ्तर आएगी रिया और आज रात लॉकअप में गुजारेगी और उसके बाद कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में, एनडीपीएस की कोर्ट में रिमांड लेने के लिए एनसीबी की टीम रिया को पेश करेगी। संकेत, क्या दलीलें दी जाएंगी एनडीपीएस एक्ट में इस रिमांड को लेने के लिए एनसीबी की तरफ से? देखिए, एनसीबी ने इसके पहले शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश की गिरफ्तारी की थी। तब भी कोर्ट में दलीलें दी थी कि इनके पास कई चैट्स ऐसे बरामद किए गए हैं जिनमें ये सीधे तौर पर एक दूसरे से ड्रग्स मंगाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ड्रग्स की पार्टियों की बातचीत चल रही है। साथ ही साथ न्यूज़ 24 ने भी ये दिखाया था कि एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें लगातार ड्रग्स को मंगवाने की बातें हो रही हैं और इसके अलावा सुशांत को या बाकी किसी शख्स के लिए उन ड्रग्स को पहुंचाने की भी बातें एनसीबी के हाथ लगी हैं। इसके अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं वो एनसीबी के सामने हैं, वो कल कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं, उनकी रिमांड मांगी जा सकती है। आपको बताऊं कि एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि 3 से 4 दिनों की रिमांड रिया चक्रवर्ती की ली जा सकती है, क्योंकि कल शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश की जो रिमांड है वो खत्म हो रही है। ऐसे में आगे की पूछताछ के लिए, आगे की जांच के लिए एनसीबी 3 से 4 दिन की रिमांड रिया चक्रवर्ती की मांग सकती है। कई ऐसे अहम तथ्य अभी भी खंगालना बाकी हैं, कई कड़ियां ऐसी हैं जिनको जोड़ना बाकी है। आपको बताऊं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से बढ़कर अब एनसीबी का जो दायरा है वो आगे बढ़ गया है और सीधे सीधे बॉलीवुड में जो ड्रग्स एंगल है उसकी जांच की जा रही है। जो ड्रग्स रैकेट पूरा मुंबई के अंदर चलाया जाता है उसकी भी जांच एनसीबी कर रही है। कई कड़ियां ऐसी हैं जो सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती और शौविक से जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में एनसीबी आगे की रिमांड मांग के उनसे कई और चीजों पर सवाल जवाब करेगी और जो कस्टोडियल इंटरोगेशन है उसकी मांग कल एनसीबी करने वाली है। बिल्कुल संकेत, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे सूत्रों से जो हमें खबर मिली है वो यही है कि करीब 25 ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की लिस्ट एनसीबी ने बना ली है जिनको जांच के लिए समन भेजा जा सकता है। अब जांच शुरू हुई है इन ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी के बाद से। क्या संकेत, बताया यह जा रहा है ए, बी और सी कैटेगरीज तीनों कैटेगरीज के हर लेवल के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की लिस्ट है एनसीबी के पास जिनको समन भेजा जाना है। क्या जो ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुए हैं उनकी गवाही के आधार पर यह लिस्ट बनाई गई है? संकेत, हाँ जी, बिल्कुल। आपको बताऊं कि एनसीबी ने इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती को मिलाकर 10 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें से 6 लोग सिर्फ ड्रग पेडलर्स हैं जो कि मुंबई के जो पॉश इलाके हैं जहां पर ज़्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ रहते हैं। अगर मैं बांद्रा की बात करूं, खार की बात करूं, जुहू की बात करूं, इन इलाकों में जो बॉलीवुड से जुड़ी हुई पार्टियां होती थी, रेव पार्टी होती थी, वहां पर ड्रग्स पहुंचाने का काम करते थे। उनसे एनसीबी ने लगातार पूछताछ की है। कल तक की कस्टडी एनसीबी की 2 ड्रग पेडलर्स की है, उनको भी कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्होंने भी कई ऐसे चौंकाने वाले नाम एनसीबी को दिए हैं जो कि बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स हैं। इसके अलावा बॉलीवुड के सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के भी नाम है, लेकिन वो नाम फिलहाल अभी हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि एनसीबी ने आधिकारिक तौर पर उन्हें कोई समन अभी तक नहीं दिया है। लेकिन एनसीबी की जो जांच का दायरा है वो अब आगे बढ़ चुका है और ये सीधे सीधे बॉलीवुड में जिस तरीके की ड्रग्स की पार्टियां होती हैं, जो लोग शामिल होते हैं, उन सभी को जल्द से जल्द समन भेजा जा सकता है। और बताया जा रहा है करीब 25 ऐसे लोग हैं जो कि बॉलीवुड से जुड़े हैं जिनको जल्द एनसीबी समन देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। ओके संजय चड्ढा, संजय, एनसीबी की ये जांच आप कहां तक जाती हुई देखते हैं? मैं सिर्फ सबूत की बात कर रहा हूं, सबूत के आधार पर, क्योंकि जितने भी अगर लोग हैं ये बॉलीवुड की बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, ये जाहिर है कि इनके पास से रिकवरी तो अब होगी नहीं। एनसीबी उनको समन भेज ले, कुछ भी कर ले, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर व्हाट्सएप चैट या और तरह की चैट कॉल रिकॉर्ड मिल सकते हैं,
लेकिन रिकवरी तो अब मुश्किल हो जाएगी ना, रिकवरी नहीं हो पाएगी क्योंकि अब तो सब अलर्ट हो गए होंगे, अगर ड्रग्स खरीदते भी होंगे, रखते भी होंगे, कंज्यूम भी करते होंगे। तो एनसीबी का ये केस आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है मानक जी कि जब भी कोई नेटवर्क पकड़ा जाता है तो नेटवर्क में ये एविडेंसेस के साथ कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होते हैं, टेलीफोन के जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, टेलीफोन का रिकॉर्ड होता है, इन माध्यमों से उस नेटवर्क को पकड़ा जाता है। जैसा कि मेरे मित्र अभी बता रहे थे, वो कह रहे थे कि वेदभूषण जी बता रहे थे, कह रहे थे कि कंजम्पशन का जहां तक प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति कंजम्पशन के लिए ले रहा है तो वो इतना घनघोर क्राइम नहीं माना जाता है जहां तक। लेकिन जो सेक्शन है जैसे सेक्शन 20 और सेक्शन 29, वो दोनों नेटवर्क के बारे में बात करता है। और यहां तक जहां तक प्रश्न है रिया का, और ये जो कंजम्पशन वाले बॉलीवुड के स्टार्स वगैरह हैं, ये सब 20 और 29 में कवर मेरे ख्याल से नहीं होंगे। कारण उनका बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि वो किसी भी तौर पे ऐसा लगता नहीं कि वो लोग नेटवर्क में इन्वॉल्व होंगे। हाँ, वही मैं कह रहा था ना संजय, बात मैं यही तो इतनी देर से पूछ रहा था। अगर अपने कंजम्पशन के लिए आप ड्रग खरीद रहे हैं, अपने कंजम्पशन के लिए, वो अलग धारा में आता है। अपने पास रखते हैं वो अलग धारा में आता है, आप कंज्यूम करते हैं वो अलग धारा में आता है। लेकिन अगर आप उसका धंधा करते हैं, उसका बिजनेस करते हैं, वो अलग धारा में आता है। और उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं कि कितनी क्वांटिटी में आपके पास से ड्रग बरामद हुआ, कितनी क्वांटिटी का आपने व्यापार किया। लेकिन यहां तो कोई रिकवरी है नहीं और इस तरह का कोई सबूत नहीं है कि रिया या उसका भाई शोविक ये ड्रग का कोई धंधा करते थे, सप्लाई करते थे, आपस में अपने कंजम्पशन के लिए लेते थे, लेकिन सप्लाई करते थे, उसका ट्रेड करते थे, धंधा करते थे। ऐसा तो कोई सबूत है नहीं अभी तक। बिल्कुल आपने सही कहा मानक जी, बिल्कुल नहीं है कोई भी सबूत। और ये बात रिया के और जो जितने भी जो बॉलीवुड के, जैसे अभी हमारे बता रहे थे कि 25 लोगों का नाम आने की आशंका है, वो सबके सब इन धाराओं से बिल्कुल अलग रहेंगे और इन धाराओं का इफेक्ट उनके ऊपर नहीं होगा। और यही वो अहम धाराएं हैं एनडीपीएस की, जो इस कानून को बहुत जिसे कहते हैं कि कठोर कानून बनाती है, और वो है धारा। हाँ, लेकिन अभी जैसे धनराज जी कह रहे थे, संजय धनराज जी कह रहे थे कि एनडीपीएस एक्ट थोड़ा खतरनाक, थोड़ा ड्रेकोनियन, थोड़ा गंभीर, थोड़ा कड़ा कानून है, उसमें जमानत जो है मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जाहिर है कोई भी केस हो संजय, जज तो सबसे पहले यही देखता है ना कि सबूत क्या है। जब कोई रिकवरी है नहीं और लिंक जो है पूरा ड्रग्स की खरीदारी का और लेन देन का पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर तो वो केस वहीं कमजोर हो जाता है। मानक जी, 2 सिद्धांत बताना चाहूंगा हमारे श्रोताओं को और आपको जानकारी मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। पहला सिद्धांत यह है कानून का कि जेल जो है वो एक्सेप्शन है और बेल रूल है, पहली चीज। और दूसरा, एनडीपीएस का जो एक्ट है उसमें एक बहुत अहम बात है, ओनस ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है। बाकी सब केसों में, अधिकतर केसों में ये स्पेशल एक्ट है, स्पेशल एक्ट में ओनस ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज के ऊपर होता है। तो थोड़ी डिफिकल्टी है, लेकिन थोड़ा आराम भी है। ओनस ऑफ प्रूफ जो है वो ऑल राइट। फिर से बता दें अपने दर्शकों को, रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में गिरफ्तार कर लिया तीसरे दिन की पूछताछ के बाद। पहले दिन 6 घंटे पूछताछ परसों हुई थी, कल दूसरे दिन 8 घंटे की पूछताछ हुई, आज भी सुबह से लेकर अब तक पूछताछ चल रही थी। और अब से करीब 1 घंटे पहले 4 बजे के आसपास एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को एनडीपीएस एक्ट 1985 की कई धाराओं में गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है एनडीपीएस एक्ट में धारा 20, धारा 22, धारा 27 और धारा 29 में गिरफ्तार किया गया है रिया चक्रवर्ती को। और फिलहाल मेडिकल चेकअप के लिए रिया चक्रवर्ती को एनसीबी की टीम सायन हॉस्पिटल लेकर जा रही है। दीपक दुबे उस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। दीपक, कहां पहुंचा काफिला? जी, महज 5 से 10 मिनट में रिया चक्रवर्ती पहुंच जाएंगी। जिस तरह से यहाँ पर बता दें, मुंबई में इस वक्त शाम के समय में थोड़ा ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर रिया का जो काफिला है, पुलिस प्रोटेक्शन दिया हुआ है, उसके तहत यहाँ पर 5 से टेस्ट भी होगी। देखिए, फिलहाल अंदर गाड़ी जा चुकी है। मुंबई के इसी लोकमान्य तिलक महानगर पालिका अस्पताल यानी सायन अस्पताल में उसको ले जाया गया मेडिकल टेस्ट के लिए। वहाँ 3 डॉक्टरों की टीम यहाँ पर रिया चक्रवर्ती का मेडिकल टेस्ट करेगी। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले। ओके, सायन हॉस्पिटल से विनोद जगदाले बता रहे थे कि रिया चक्रवर्ती मेडिकल चेकअप के लिए सायन हॉस्पिटल पहुंच चुकी हैं और रिया चक्रवर्ती का मेडिकल होगा, उसके बाद उन्हें वापस एनसीबी के दफ्तर लाया जाएगा
और आज रात लॉकअप में गुजारनी होगी और कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी एनडीपीएस की विशेष अदालत में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।